गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास के माध्यम से मैं एक ही वीडियो में आपका आज साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देने वाला हूं। आज एक से बढ़कर एक टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा और कम से कम समय में मैं आपका 80 प्रश्न तैयार कराऊंगा। ऐसा नहीं कि 80 प्रश्न का संग्रह है तो लंबा समय। अब एग्जाम का टाइम एकदम सामने है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कम समय और ज़्यादा गेन करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से 80 प्रश्न आपको कम से कम समय में मैं आज तैयार करा दूंगा। तो आप मिस मत करें, ध्यान से और केयरफुली होकर इस वीडियो को देखें। यदि मिस किए तो आपका ये साइंस का जो भी वीवीआई प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, वो आप तो निश्चित रूप से मिस कर देंगे। तो दोस्तों, एक एक करके हम फटाफट 80 प्रश्न को तुरंत हल करेंगे। अब एक एक क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे और आप सब लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो याद रखिएगा प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल होता है। आइए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को आप निश्चित रूप से क्लियर कर लीजिएगा। एक ध्यान दीजिएगा, मैंने शायद प्रथम प्रश्न को क्या बताया, थोड़ा एक बार रिपीट कर लें। जल्दी जल्दी में मैंने कुछ बोल दिया क्या? कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, मैंने बताया है, ठीक है। और सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको उत्तल बता दिया, लेकिन उत्तल नहीं, ये अवतल होता है, ठीक है। ज्यों ही आगे बढ़ा मेरा ध्यान गया कि शायद मैंने उत्तल तो नहीं बता दिया। तो याद रखिएगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। आगे बढ़िए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव के आंख में कौन सा लेंस मौजूद होता है? तो उत्तल होता है। पांचवा प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? तो वह भाग है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? याद रखिएगा इसको। एक से एक बढ़कर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का बिंदु, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु पूछ ले तो 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु जो ही पूछे तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु अर्थात हमारी आंखें कितनी दूर की वस्तु को देख सकता है उसका निश्चित नहीं है, अनंत की वस्तु को देख सकता है। सातवां प्रश्न हमारा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। दोस्तों, एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। एकदम क्या कहते हैं उसको, जितना जल्दी हो सके ले लो। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास मिस मत करना। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल है? देखिए, 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो और हाइड्रो। तो याद रखिएगा, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। किसका अर्थ? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। क्लियर? 10 नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो याद रखिए, घरों में विद्युत का दुर्घटना होने का मुख्य कारण है शॉर्ट सर्किट। क्या है? शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा खतरा होने का डर बना रहता है। 12 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो याद रखिएगा, बल का। क्लियर?
13 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आइए 15 नंबर प्रश्न पर पूछते हैं, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, एकदम सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आक्सीकारक है? आक्सीकारक समझते हैं ना, इसमें कौन आक्सीकारक है? तो सही जवाब हो गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या है? आक्सीकारक है। 17 है, किसी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होना चाहिए और क्षारीय का 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है। और उदासीन का पूरा 7, एकदम 7 हो तो उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय, है ना, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। क्लियर। आगे बढ़िए। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का अणु Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CuCO3। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर का विविध है। क्लियर। आइए प्रश्न नंबर 20 पर बढ़ते हैं कि जठर रस का pH मान लगभग कितना होना चाहिए? तो जठर रस का pH मान याद रखिएगा 7। कितना होना चाहिए? नो सॉरी 7 नहीं, 1.2। 7 तो उदासीन हो गया, ये नहीं है, नहीं हो, 1.2 होता है जठर रस का pH मान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है? ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। कौन आयनिक यौगिक है? तो पोटेशियम क्लोरेट, KCl, ये क्या है? आयनिक यौगिक है। 23 में बॉक्साइड निम्न में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। 24 नंबर प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है सोडियम, Na। कौन? Na। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को याद रखिएगा एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र बताना है। तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH, याद रहेगा ना, C2H5OH होता है। किसका? इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र। 27 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है। क्लियर। मानव में डायलिसिस थैली है। कौन? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? एक डायलिसिस थैली है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? कौन उभयलिंगी जंतु है? तो ये हो जाएगा केंचुआ। इसका सही ऑप्शन केंचुआ। 30 नंबर है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भी। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। किसमें? अमीबा में। क्लियर। आगे बढ़िए। 31 नंबर प्रश्न, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? ये ऑक्सिन है एक प्रकार का हार्मोन। क्या है? एक हार्मोन है। 32 में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, लीवर। 33, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है?
किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो एकदम आसान प्रश्न है कि समवृत्त अंग है वो। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख क्या हो जाएगा? वो समवृत्त अंग है। क्लियर? आगे बढ़िए। 35 नंबर प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो निश्चित रूप से हमारी समानता चिंपैंजी से है। किससे? चिंपैंजी से है। 36 में, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। कौन? सूर्य है। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या हैं? उत्पाद हैं। क्या है? उत्पाद हैं हरे पौधे, वो ना उत्पन्न करते हैं। 38 है, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण है? कौन जैव अनिम्नीकरण? याद रखिएगा DDT। कौन? DDT। ठीक है। 39, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये 4 ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु है, मृदा है, जल है, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है। 40 में आइए, यूरो 2 का संबंध है किससे? तो यूरो 2 का संबंध है, याद रखिएगा दोस्तों, वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। 41 प्रश्न, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निश्चित रूप से एनोडीकरण होता। क्या कहलाएगा? एनोडीकरण। ठीक है। 41 हो गया। 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है दोस्तों। क्या होता है? यूनिट। 43 में, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, शायद दो बार प्रश्न आ गया ये। सामान्य नेत्र के दूर बिंदु एक बार बता ही चुके हैं, अनंत होता है। बहुत भी यह प्रश्न है ये। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के लिए निश्चित रूप से 1 आबंध होगा। कितना बंधन उसमें होता है हाइड्रोजन में? 1 बंधन। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यह आहार श्रृंखला का निर्माण देखिएगा, पहले घास पर निर्भर है बकरी, और बकरी पर निर्भर है मानव, है ना। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। क्लियर? आगे बढ़िए। 46 नंबर प्रश्न, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द आया है, नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। अंडाशय बाह्य ग्रंथि और अंतः ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। क्लियर? आगे बढ़िए। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बन यौगिक कौन है? तो वो है C2H4। कौन है? C2H4। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन? उत्तल दर्पण। 49 में, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? तो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। निर्वात प्रकाश की चाल, फिर दो बार प्रश्न आने लगा। निर्वात प्रकाश की चाल कौन हो जाएगा? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोबारा सेट हो गया है जी। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ? तो नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर। कहाँ? नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आपको भी बता भी चुके हैं, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? उसको विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। 54 प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील तार क्या होते हैं? तो गतिशील तार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। 55, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है?
तो अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ऑस्टेंड के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर निक्षेपित होगा? सुई का उत्तरी ध्रुव किधर निक्षेपित होगा? तो याद रखिएगा वो पश्चिम की ओर होगा। किधर होगा? पश्चिम की ओर। 57 प्रश्न देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। किसको? स्थितिज ऊर्जा को। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? किस दिन नहीं करते हैं? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा बादल वाले दिन में। किस दिन में? बादल वाले दिन में सूर्य निकलेगा ही नहीं, तो सौर जल तापक का उपयोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस M एरो, यहाँ एरो दे दीजिएगा, Cu प्लस H2O में H का क्या होता है? H का क्या होता है? यहां देखिए प्रश्न फिर से समझिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में H का क्या होता है? तो H का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 60 पर देखिए, नमक के घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया होगी? तो यह निश्चित रूप से एक अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है अलग, तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। 61 नंबर प्रश्न है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का pH क्या होगा? तो निश्चित रूप से 7 होगा। कितना होगा? 7, क्या कि 2 उदासीन हो जाएगा। निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 2, 7, 6, ये अम्ल, ये उदासीन, और 7 से अधिक है, यही ना 13, तो यही हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्लियर। 64 प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड। क्या बनाया जाता है? एनोड। 65 प्रश्न है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा, ये भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कार्बनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन होते हैं? तो कार्बनिक ग्रुप प्रतिकारक COOH है। ठीक है, आगे बढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या आधार माना गया? तो परमाणु संख्या। क्या उसका आधार है? परमाणु संख्या है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के संयोजकता क्या होते हैं? बढ़ते हैं कि घटते हैं? तो निश्चित रूप से बढ़ती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बढ़ना। मछली का श्वसन होता है कौन? तो मछली का श्वसन जल में घुले ऑक्सीजन है ना, जल में घुले हुए ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करते हैं वो। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होते हैं। किस क्रिया द्वारा? विसरण। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। 72 प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है किससे? तो पिट्यूटरी ग्रंथि याद रखिएगा, बहुत भी पूछा हुआ बोर्ड में प्रश्न है ये, हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस द्वारा। हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि एकदम इजी है, आसान, मुकुलन। कौन हो जाएगा? मुकुलन। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्प में निषेचन भ्रूण कोश के भीतर होता है। कहाँ होता है? भ्रूण कोश के भीतर। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी गई है? सबसे अधिक विविधता मनुष्य में देखी जाती है। कोई भी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। आगे बढ़िए। 76 नंबर प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े
क्रोमोसोम होते हैं? ये भी बहुत भी एक प्रश्न है। तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम, अर्थात 23 जोड़ा का अर्थ हुआ कितना? 46। 23 जोड़ा का अर्थ हुआ 46। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन जैव अनमनीकरण पदार्थ है? ये भी प्रश्न मैंने एक बार आपको बता चुका हूं। तो ये है DDT, प्रश्न बता दिया गया है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता, तो याद रखिएगा जंगली जानवर। ये क्या है? उपभोक्ता है। हरा पौधा उपभोक्ता नहीं है, ये उत्पाद में आएगा। ये भी उपभोक्ता नहीं है, ये भी नहीं है, तो उपभोक्ता है जंगली जानवर। ठीक है, उपभोग करने वाला। 79 नंबर प्रश्न है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो नष्ट होने का एक ही कारण है, शहरीकरण और प्रदूषण, अर्थात A और B ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारा 80, बहुत भी प्रश्न, एक बार और मैं आपको बताया हूं ये कि यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। बहुत भी ये 80 प्रश्न बहुत कम समय में आपका कंप्लीट हो गया। अधिकांश प्रश्न इससे बोर्ड के एग्जाम में रहेंगे। ये मॉडल प्रश्न प्रपत्र जो इस साल इंटर में भी देखने को मिल रहा है कि मॉडल सेट से अत्यधिक क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप भी 80 प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए और आपका बोर्ड के एग्जाम बेहतर जाएगा। साइंस में एकदम लगभग 80 प्लस 90 के आसपास मार्क्स आप लाइए। ठीक है, 90 प्लस भी लाइए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत क्या कहते हैं अग्रिम बधाई मैं दे रहा हूँ, और साथ में शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। चलिए, तो फिर सामाजिक विज्ञान के लिए जो सेट बनाए हैं उसमें हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए